ये टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और वज़ीर आज़म के ख़िताब की ख़बर आई तो यही ख्याल किया जा रहा था कि इस वक्त वो सबसे बड़े मसले यानी आवाम को दरपेश महंगाई पर ही गुफ्तगू करेंगे। एक ख्याल ये भी था कि शायद जो एक हफ़्ते तक जीटी रोड पर हंगामा आराई रही और जो पूरा समझने सारी पंजाब नहीं सारा मुल्क हिला हुआ था, दहला हुआ था और उनके दरमियान एक माहिदा पाया, शायद इस बारे में गुफ्तगू करें। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह चुके थे कि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा तारीख़ी पैकेज देने जा रहे हैं। अब क्या इसको बहुत बड़ा और तारीख़ी पैकेज कहा जाएगा कि ये बातें पहले भी कही जा चुकी हैं कि 2 करोड़ ख़ानदानों को कर्ज़े देंगे। किस तरह कर्ज़े देंगे आज तक लोगों की, आम आदमी की फ़हम में नहीं आता कि किस तरह वो बैंकों के पास जाए, किन इदारों के पास जाए, कैसे पेपर वर्क करे। फिर ये भी कहा गया कि पेट्रोल की कीमतें अभी भी हमारे यहाँ कम है, इसलिए उसके बढ़ने के लिए तैयार रहें। प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई का भी एतराफ़ किया और ये भी कि IMF पे जाना मजबूरी है, फिर जाएंगे। और ख़ैर IMF के पास इससे पहले भी माजी में 50 साल अगर मैं देखूँ 3-5 दहाई तो 23 बार, जी हाँ 23 बार हम IMF के पास बेल आउट के लिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और जिसमें ने कहा कि तो यही थी कि खास साहब लोगों को महंगाई से मुकाबला करने का हौसला दिलाएंगे। हम अब आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। गैस के ऊपर आ जाए क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। अब तेल पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब जरा ये भी जरा देख लें कि हमारे जो साथ मुल्क हैं जिनकी जिधर बल्कि गुर्बत हमारे से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं यानी जो टैक्स लगता है वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कितनी ही दर्दमंदी से, खुलूस से, एदाद शुमार से ये दावा करें या ये हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में इतना पेट्रोल है, बांग्लादेश में इतने का है, पाकिस्तान में सबसे कम है, लेकिन आपको इल्म है कि जो आम आदमी मुतासिर इसलिए भी होता है कि अगर अलामती तौर पर ही अगर वही देखे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस शायद हाउस ना रहता जैसा कि वादा किया था, ये गवर्नर हाउस नहीं होता जहाँ 350 मुलाजिम हैं, ये ऐवान सदर नहीं होता जहाँ 540 मुलाजिम हैं, ये जो बड़े बड़े उनकी जो मैंने तो शायद अब कीमतें भी मतलब अंदाजे से ज़्यादा हैं, 2-2 करोड़ की जो पजेरों की एक लाइन चलती है, ये नहीं होती। यानी अगर अवाम ये जो अशराफिया, ये वज़ीरों, ये मुशीरों वो ये देखते कि ये हमारे फ्लैटों में रह रहे हैं सामने, ये देखते कि हमारे पड़ोस के में घर में रह रहे हैं, ये वो देखते कि टोयोटा करोला कार या कल्टस में आ रहे हैं या कोई मोटरसाइकिल में भी चलता हुआ आ जाए, शायद कोई मतवाला या खास साहब का खिलाड़ी, तो फिर लोगों को यकीन आता कि हाँ वाकई महंगाई है और महंगाई से पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम मुतासर हो रहे हैं। ये क्या बात है कि पुअर गरीब अवाम, जरदारी दौर हो, नवाज शरीफ दौर हो और ये तब्दीली सरकार में भी उसी तरह मुतासर हो रहा है, बल्कि उससे
ज़्यादा। मैंने सोचा माहिरान मईशत और जो गुफ्तगू करते हैं वो तो ज़्यादा शुमार का गोरख धंधा होता है, लेकिन शहरों शहरों जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जारी थी या उसके ख़त्म होने के बाद हम सबसे पहले इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे के पास जा रहे हैं जिन्होंने देखें एक आम आदमी के तासुरात इस महंगाई के हवाले से और खान साहब की हुकूमत के हवाले से क्या हैं। खान साहब तो ये बातें कर रहे हैं कि यानी बाहरी मुल्कों में जैसे कीमती बढ़ती जा रही है और बाहर मुल्कों में पेट्रोल का कीमत पाकिस्तान की निस्बत कम है। बाहर मुल्कों में मजदूर का जड़ देखो और पाकिस्तान में मजदूर को देखो। मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, नजरियाती वर्कर हूँ, ठीक है। इसी ने हमें सिखाए हुए हैं। पाकिस्तान पे लोग रिज़्क के पीछे मार रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोगों को। किसी का रोज़गार नहीं है। मेरे आप न पूछो 10-12 लाख रुपए का माल लाए और सामने बैठो, 1 रुपये का रोज़गार नहीं है। जो चीज़ बढ़ जाए, खान साहब ने किसी से ये नहीं पूछा है कि भाई ये चीज़ 2 रुपये बढ़ा है, आप 10 रुपये क्यों बढ़ाते। आप मार्केट में जाओ, आलू प्याज का पूछो, एक दुकान में एक रेट होगा, अगली दुकान में और रेट होगा। कोई पूछगछ नहीं है, न इंतज़ामिया है न पुलिस, कोई बंदा नहीं पूछ रहे। खान साहब उधर बैठे खिताब कर रहे हैं। खान साहब ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल करो। आपने हमें कहा था कि इतना बिल आएगा। मैं गरीब सा आदमी हूँ, न मेरा अपना कोई इतना बड़ा लैंडलॉर्ड हो, न मेरा कोई दुकान है, न मेरा कोई बड़ा कारोबार है। मेरे पीछे 50,000 रुपये बिल आए हुए, कहाँ से भरूं। जो 12-12 हज़ार रुपये है वो भी टारगेटेड बंदों को मिल रहे हैं, गरीब आदमी को नहीं मिल रहे। जो हमारे जैसा गरीब आदमी है उसको नहीं मिला है। मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर पिछली जो बीमारियां और मुसीबतें इस मुल्क में थीं अगर वो ना होती तो फिर हमें पता चलता कि ये बंदा क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या दूसरों ने नहीं किया जो इन्होंने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला करेंगे अगर इन्हें मौका मिला, अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और अगर दुश्मनों से भी बचे रहे, क्योंकि इनकी टांगें खींचने वाले भी बहुत हैं, ब्लैक मेलर्स बहुत हैं, छोटे छोटे पार्टियाँ हैं, छोटे छोटे ग्रोह हैं जो इन्हें ब्लैक मेल करते हैं। सर जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल हर 15 दिन पहले 10 दिन महीने बाद महंगा होता था, आज 15 दिन बाद। तो अब हम पहले 100,000 रुपये बचा लेते थे, मोटरसाइकिल का खर्चा निकाल लेते थे। अभी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। खाना हम जो जी, तो ये इस्लामाबाद का एक आम आदमी था। ज़रा पेशावर भी जाएंगे और लाहौर भी जाएंगे, लेकिन मुमताज़ माहिर मईशत बड़ी गहरी नज़र है मेहताब हैदर साहब की। मेहताब साहब, अभी मैं 2 व्यूज़ देख रहा था ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के। मसलन एक तो जो अपने पश्तो के ख़ास लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे और फिर दूसरे एक साहब ज़रा ऐसा लग रहा था कि ज़रा पढ़े लिखे अंदाज में ये बता रहे थे। मेहताब साहब हमारे साथ हैं? मेहताब साहब, यानी मुझे ऐसा लग रहा है एक मौसर हथियार बन गया है खान साहब और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और अभी उन्होंने जो बेशुमार मिसालें दी, आपने देखा भी, कहते हैं जी कोरोना में तो कोई 4,000 अरब रुपया मीशत को पहुंचा, हमारे यहाँ शायद 8 अरब का कहा। और भी दलील दे रहे थे पेट्रोल के हवाले से कि भारत में 200 पता नहीं इतने हैं, बांग्लादेश में इतना है, फिर पाकिस्तान का दिया कि सबसे कम है, फिर उन्होंने कोई 120 अरब रुपए का पैकेज दिया। लेकिन आम आदमी तो ये अदाद शुमार नहीं देखता। और अभी आप कहने से पहले देख रहा था कि अगर वो अलामती तौर पर ये देखते कि उनके वज़ीरों मुशीरों ने कल्टस में बैठे हुए हैं, टोयोटा करोला में बैठे हैं, फ्लैटों में सामने रहते हैं, घरों में रहते हैं, जब वो यही देखते हैं कि माजी के हुक्मरानों की तरह अशराफिया वो कि शायद एक मुमताज़ माहिर मईशत कह रहे थे कि अगर ये सब कुछ कर भी देते तो शायद 2% पड़ता, लेकिन अलामती तौर पर करते तो लोगों को एहसास होता कि हाँ भाई महंगाई का असर इन पर भी पड़ा है तो हम पर भी पड़ रहा है। जी मेहताब सर, देखें सिंबॉलिकली तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोगों को जब ये महसूस हो कि पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट्स हैं अगर वो भी अपने जो अखराजात हैं, जो अपनी ज़िंदगी है उसको उनके साथ अलाइन कर रहे हैं, तो उन्हें शायद ये एहसास हो कि पाकिस्तान में चूँकि मुआशी हालात जो है मुश्किलात का शिकार हैं, तो वो भी इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, इसलिए वो मैसेज जो आम आदमी तक वो पहुंचाना चाहते हैं वो इफेक्टिवली उस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको तजाद जो है वो नजर आता है। दूसरा जो है, मैं समझता हूँ ये जो पैकेज है इसमें देखें, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। IMF के प्रोग्राम में जब आप होते हैं तो आपके पास यानी वल्नरेबल और वो सेगमेंट्स की वो प्रोटेक्शन और सोशल प्रोटेक्शन की बात तो वो करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों
इन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की लॉन्च किया और अब इसके बाद ये सब्सिडी का जो प्रोग्राम है ये भी प्राइम मिनिस्टर ने 120 बिलियन रुपीस इसके लिए एलोकेट किए। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कितनी कामयाबी से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और मैं आपको बताऊं, अगर जितने लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं तो उतने लोगों को आप महंगाई का अगर रेशो देखें तो उसमें अगर 20-30% पॉपुलेशन को आप एक मामूली से स्टाइपेंड देते हैं और उनकी वो जो चीजें आती हैं उनके लिए बहरहाल ये एक ब्रीदिंग स्पेस मौजूद है इसके अंदर। लेकिन देखना ये है कि ये कितने इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी तेजी के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जितनी तेजी के साथ और जितने ट्रांसपेरेंट अंदाज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊं एहसास प्रोग्राम जो है वो इस हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया और कोविड के दौरान उसके जो रिजल्ट्स थे और जिस अंदाज में उसको चलाया गया उसने डेफिनेटली लोगों की बड़ी मदद की। लेकिन आप ये देखिए कि जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके सामने ये पीनट्स हैं, क्योंकि अगर आप जितने लोगों को टारगेट कर रहे हैं उसका अगर डिटेल में जाके देखें तो बहुत कम जो है वो उसकी अमाउंट है। और लेकिन ये एहसास का जो प्रोग्राम है 260 बिलियन उसके ओवर एंड अबव है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा प्रोग्राम है। इससे आम आदमी कुछ ब्रीदिंग स्पेस नहीं, लेकिन मेहताब आम आदमी जो है ना, मेहताब आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे तो ख्याल ये है कि पहुंच भी रहा होगा तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये एहसास प्रोग्राम किया, क्योंकि वो भी शायद अगर आप फीसद रखें जिन लोगों को पहुंचा शायद 5% हो या 10% हो। मसला ये है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जब लोगों को जो तनख्वाह महीने मिलती है, अब तो खैर आपको इल्म है कि हमारे लोगों को समीत तनख्वाहें मिलती कौन सी 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, मज़दूरों को उस तरह मिलती ही नहीं है। तो जब वो पैसे लेके जाता है 100 रुपये लेके, पहले पेट्रोल डलवाता था 1 लीटर, अब उसको 135 डलवाना पड़ रहा है। जब वो जाता है किसी परचून की दुकान पर तो जब पूरा घी, तेल, आटा, चावल लेता है तो कहता है अच्छा ये तो मैं 1 महीने पहले 25 रुपये में ले रहा था या 50 रुपये में, अब 100 रुपये में ले रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ लोगों की समझ में नहीं आती। वो जो क़ुव्वत ख़रीद है और वो जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी जेब से ज़्यादा जाता है, तो इसलिए वो चीखता है। मेहताब आप जानते हैं ज़्यादा। मैं समझता हूँ जी बिल्कुल वो ठीक चीखता है, क्योंकि आम आदमी की हालत वाकई बड़ी बुरी हो गई है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा ना, पिछले दिनों गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बयान दिया था जिसको मैं इनसेंसिटिव बयान कहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि जब रुपया गिर रहा होता है तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं और जो तफसीलात ज़र पे जो आते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। इसी तरह का बयान आज एक डिप्टी गवर्नर ने भी एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन हुई है इसकी वजह से महंगाई की कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो ये क्लेम कर रहे थे कि आप ये देखेंगे ये 169 से 152 पे जब रुपया चला गया और रुपया अप्रिशिएट हुआ तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है। हालांकि आप आम आदमी से जाके अगर पूछें तो आज आप देख लें, सिर्फ आज का ही देख लें, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये पैकेज है, दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल और घी की प्राइसेस जो यूटिलिटी स्टोर्स पे हैं उसमें 30 से 32 रुपए इजाफा कर दिया गया है पर केजी। तो देखिए अगर आम आदमी जो है जो यूटिलिटी स्टोर पे जाके खरीदारी कर रहा है उसकी प्राइस भी पर केजी जो है और कुकिंग ऑयल और घी जो है उसकी बुनियादी जरूरत है उसमें अगर इजाफा होगा तो डेफिनेटली उसकी चीखों की आवाज आएगी और वो आग बुझाने भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैंने कुछ मिनिस्टर्स को भी ये कहा कि आप ये देखेंगे आप 17,500 रुपए जो है वो मिनिमम एक सैलरी है, 17,500 रुपए में एक 6 बंदों का घराना जो है वो दाल और रोटी नहीं खा सकता इस मुल्क के अंदर। तो फिर आपकी पॉलिसीज पे तनकीद तो होगी और वो तनकीद हक बजानब होगी। ये जितने भी पैकेजेस का ऐलान करते रहे, जो पावर परचेज पैरिटी है और जो परचेजिंग पावर है वो इरोड हुई है और इरोजन की बुनियादी वजह यही है कि आप देखें कि इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ा है, पैसा डिवैल्यू कितनी तेजी से हुआ है और डिवैल्यूएशन के नतीजे में आम आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा हिट पड़ी है। हाँ, शुक्रिया मेहताब हैदर। और जैसे मैंने कहा कि आम आदमी एदाद शुमार का गोरख धंधा था, वो तो सिर्फ ये देखता है कि उसकी जेब में कितना है और वो जब वो दुकान पर खड़ा होकर अशियाए ज़रूरत अपने और सब्ज़ी और ये टमाटर वगैरह लेने जाता है तो वो उसको कितनी ख़रीद पाता है अपने। और आमतौर पर हमारे यहाँ 5, 6, 8 लोगों की एक फैमिली होती है, फिर मोटरसाइकिल से आना ट्रांसपोर्ट। और देखिए ज़रा लाहौर में भी इसी तरह का लोग रद्द-ए-अमल कर रहे हैं और शायद कोयटा में भी और पेशावर में भी, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। सर देखिए हमारे साथ
बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने महंगाई के ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया, ना उन्होंने देना है। अब उन्होंने एक और पेट्रोल पंप गिराना है, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल फला जगह पे 250 रुपये है, फला जगह पे 200 रुपये है। तो गुर्बत के मारे यहाँ के अवाम क्या करेंगे? घी की कीमत देखें कहाँ चली गई है, दालों की कीमत देखें, गोश्त की कीमत देखें, दून मिर्च अगले की पूरी नहीं हो गई, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गया, सब्जी महंगी हो गई। इन्होंने हमें क्या रिलीफ देना? अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है, अवाम परेशान है। इसके मुताबिक कोई भी वज़ीर आज़म ने कोई रिलीफ नहीं दिया। बाज़ारों में आके इमरान खान साहब देखें कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर बंदा रो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। टमाटर 100 रुपये किलो है, कभी हुआ नहीं है 100 रुपये किलो जितना ये महंगाई के कर दिया है। पेट्रोल का करी जा रहे हैं, पेट्रोल लोगों के पास जो खाने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। लिहाजा हमें कोई जो रिलीफ नहीं है, तो इमरान खान साहब ना कोई ऐसी रिलीफ देने का बात ही नहीं कर। सर उनमें से कोई भी एक बात भी इनकी सच साबित हो ही नहीं अभी तक। महंगाई इतनी हो गई है, सैलरी इतनी है कि बच्चों को तालीम दें या फ्यूल अपना करें या रेंट घर का वो दें कि बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें या अपना पेड़ काट के क्या करें। ये और मज़ीद ये बढ़ाते जाएंगे तो वाम इसका मतलब वो बाहर रोडों के ऊपर आ जाएगी। मेरे जैसे भी रोड के ऊपर आ जाएंगे, फिर हालात मज़ीद ख़राब होएंगे, सही नहीं होएंगे। क्योंकि काफ़ी बहुत बर्दाश्त पहले जितनी बर्दाश्त थी, लेकिन अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। जी हाँ, आपने इस्लामाबाद और फिर लाहौर और अब ज़रा सूबे बलूचिस्तान आबादी के एतबार से सबसे छोटे सूबे के शहर दारुल हुकूमत क्वेटा में देखिए, वो भी लोग शायद इसी तरह इजहार बरहमी या अपने रद्दमल का इजहार कर रहे होंगे। खान साहब तो ऐलान करते हैं रिलीफ पैकेज का, लेकिन इमरान खान साहब ख़ुद सही है, लेकिन नीचे जो इदारे हैं उन लोगों पर कोई असरात नहीं पड़ते। इमरान खान साहब तो ऐलान करते हैं, ये तो ऐलान तो बार बार किया है, सब बहुत दफ़ा किया हुआ है कि रिलीफ पैकेज आवाम को दे दो, लेकिन आज तक आवाम को रिलीफ पैकेज नीचे इदारों ने कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया है। ना अभी तक हम लोगों को ये तवक्का है कि इमरान खान साहब ये नीचे लोगों हम लोगों को रिलीफ दे दे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये ऐलान के हद तक नहीं रहे, इसको जो ना अमली जामा पहना है तो बेहतर रहेगा, और उससे जो ना आवाम की जो ना महंगाई में जो ना मतलब कमी आएगा। इस तरह के नहीं कि ये सिर्फ जो है ना ऐलान ही तक रहे। इससे पहले भी जो है ना इसने जो है नए पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, और जो है ना 1 करोड़ नौकरियों का, तो उसका कुछ नहीं बना। आवाम को पैकेज से रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को इंसाफ से रिलीफ मिल सकता है अगर वो चाहे, इंसाफ करे। इंसाफ से मुल्क सही होता है, रिलीफ से कुछ भी नहीं होगा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आवाम दर पदर घूम रहे हैं। बहुत गरीब तबका है जिसका रोज़ाना 700 रुपये, तेल का 1 किलो 450-500 रुपये का किलो है, लोग कहाँ से ले ले? जी, तो मेरे ख्याल में हर शहर की यही कहानी होगी, यही रद्दअमल होगा। महंगाई और अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि तकरीर के ज़रिए लोग मुतमईन हो जाएंगे, तो सॉरी टू से प्राइम मिनिस्टर और उनकी इक़्तिसादी मनीर लोग हकीकी तौर पर ये जानना चाहते हैं कि जो टमाटर हो या आटा हो या चावल हो या घी हो या शक्कर हो या हाँ पेट्रोल, उसकी कीमतों में जब वो बाज़ार जाएं कमी हुई या नहीं। अब जैसे डॉलर में कमी आई तो लड़का एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ 175 से 169 आ गया। लोगों का रद्दअमल फितरी होता है और अभी भी ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर आपसे मायूस नहीं हुए हैं। और अब चलेंगे ज़रा सा एक GT रोड पर जो हफ्ते भर हंगामा रहा, माहिदा हो गया है, कहा खुफिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये खुफिया माहिदा नहीं है कि हर निकात पर हर पहलू से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो भी जो इस माहिदे पर दस्तखत करने वाले थे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, ख्याल यही था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गुफ्तगू अगर महंगाई पर करेंगे तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सियासी बहरान मुल्क में बरपा पिछले एक हफ्ते से है
उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि गो के मुआहदा तो हो चुका है, कोई 13 नकाती, और कहते हैं कि जी 10 दिन पे अमल दरामद होना है, लेकिन हर फरीक अपनी ज़बान बोल रहा है। इसी तरह दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद हुकूमत भी गो के ये यानी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि कोई वज़ीर बयान नहीं दे, लेकिन आज भी मैं देख रहा था कि हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब बड़े बरहम थे, यहाँ तक कह गए कि जनाब दहशतगर्द तंजीमों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वहाँ अब कमान जो है वो कलम तहरीक किए तर्जुमान की हैसियत से हमारे हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने संभाल ली है, और मुफ्ती साहब को भी लबो लहजा उतना ही सख्त है और कहते हैं ये फिसादी वज़ीर। मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान वो जो तलखी रोहित हिलाल कमेटी का जो उनको चेयरमैन बनाया गया था और से हटाया गया था, उसके बाद से थी, आज दोनों को मौका मिल गया कि अपना अपना स्कोर पूरा कर सकें। और जैसे मैंने कहा कि ये गो कि ये मायदे में तय था कि 10 दिन तक इस पर कोई भी गुफ्तगू नहीं करेगा, लेकिन आप देखें चाहे मुफ्ती मुनीब साहब हों, मैं देख रहा था, चाहे मौलाना बशीर फ़रूक साहब हों, और हुकूमती जानिब से यानी हर फरीक दोनों फरीकों के नुमाइंदा लोग स्क्रीनों पर बयानों में अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। और अब वो जो मैंने कहा कि जो खुफिया मायदा अब खुफिया नहीं रहा। इसी जमीयत उलमा पाकिस्तान के साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर भी इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर से हुए जो और कलम तहरीक के नुमाइंदों से उसमें शामिल थे। साहब शुक्रिया। जैसे मैं भी कह रहा था वो मायदा खुफिया तो नहीं रहा ना, जिसको देखें आपने भी देखा होगा पिछले 48 घंटे से स्क्रीनों पर सभी कुछ तो आ गया है, नुकात तक आ गए हैं कि जनाब उनको रिहा कर दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है कि 5 नवंबर तक ये तमाम फैसले भी हो जाएंगे, तमाम 1000 अब तक रिहा किया जा चुके हैं। तो क्या खुफिया रह गया साहब ज़ुबैर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मसला ये है कि हमने तो हमेशा ये किरदार अदा किया है, हमारी जो मुसालहती कमेटी थी पहले भी गई थी रमज़ान मुबारक के अंदर जब ये मसला पैदा हुआ था, और अब भी दोनों मरतबा हमने किरदार ये अदा किया है कि दोनों फरीकों को इस बात पर राज़ी किया है कि आप नरमी पैदा करें अपने अपने मुतालबों के अंदर, और किसी न किसी नहज पर मुज़ाकरात में आके इस मसले को हल करें और खूरेजी से बचने की कोशिश करें। पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए, लेकिन जब मुआहदे का वक्त आया तो हम पीछे हट गए। हमने कहा लिखें आप, दस्तखत आप करें इसके ऊपर, जो फरीक़ैन है वो, हम फरीक नहीं है, हम तो कह रहे हैं सिर्फ मुसालिहत के लिए सिर्फ आए। यही सूरत हाल अब थी कि हम इसके अंदर नहीं आए, क्या नाम है, दस्तखत करने के अंदर, ये इसके अंदर हमारा काम था समझाने का। वजीर आजम को भी समझाया 2 घंटे बैठकर, 2-3 घंटे बैठकर सदर मुमलिकत को भी समझाया, तमाम इनकी अहम शख्सियात को समझाया कि ये मसला ऐसा नहीं है कि जो हल हो जाए किसी तरीके से, क्या नाम है, तशद्दुद के जरिए। इसको मुज़ाकरात से, नरमी से दोनों फरीक हल करें। लेकिन अब इन्होंने क्या मुआहदा किया है और उसके अंदर क्या लिखा है इन दोनों फरीकों ने, उसके अंदर हम शामिल नहीं है, और कसदन हम शामिल नहीं हुए। इसलिए कि वजीर आजम साहब ने हमसे ये कहा कि आप गारंटी लें, मैं 2 हफ्ते में छोड़ देता हूं साथ को, लेकिन आप ये बताएं कि क्या आइंदा ये इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं करेंगे, क्या इस किस्म के, क्या नाम है, धरने नहीं देंगे, ये इस किस्म की सियासत छोड़ देंगे। मैंने कहा, हमने कहा सबने मिलकर, जो हमारे तमाम उलमा मशाइख गए थे, कि हम इनकी गारंटी कैसे ले सकते हैं, ना आपकी गारंटी ले सकते हैं। आपने भी पेरेंट ने कहा था, वो वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा गारंटी हम नहीं लेते। हमारा काम तो ये है, आपको भी हम समझाएं, उनको भी हम समझाएं। अब ये कि इन्होंने क्या मुआहदा किया है, उसके अंदर क्या लिखा है, क्या खौफ है जिसकी वजह से वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, कि अगर वो जाहिर हो जाएगा तो मेरे ख्याल में शायद उस पर अमल ना हो सके। जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस बात पर अड़े हुए थे ना कि मैं अपनी रेट ऑफ गवर्नमेंट खत्म नहीं होने दूंगा। अब इस मुआहदे के अंदर क्या रेट ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई है उनकी, और आप वो जानते हैं उनकी आदत को, तो कि वो तो जिस बात पे अड़ जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसी खौफ की वजह से वो जाहिर नहीं कर रहे इस क्या नाम है, मुआहदे को, कि वो जाहिर हो जाएगा तो हो सकता है उस पर अमल करना ही मुश्किल हो जाए दोनों फरीकों के लिए। अबुल खैर साहब, ये भी कहा गया था ना कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कि जनाब हमारा कोई वजीर बात नहीं करेगा, लेकिन मैंने देखा फवाद चौधरी साहब ने बड़ा चीखता चिल्लाता बयान दिया, और फिर वही दोहराई ये बालफाज कि दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपके हमारे मुफ्ती मुनीब साहब भी मैं देख रहा था कि टेलीविज़न पे आके कह रहे थे कि ये फिसादी वज़रा, यानी ये कि बगलों में छुरियाँ रखकर और गले नहीं मिला सकता, मुआहदे नहीं होते ना ज़ुबैर साहब।
नहीं, इसीलिए तो उन्होंने साथ उनको नहीं बिठाया कि कहीं ये बगल में छुरी लेके और मुझे मार ना दे। छुरी पहले से मार चुके हैं मुझे छुरी, इसीलिए फवाद साहब को उन्होंने बिठाया नहीं अपने साथ और न क्या नाम है उनको शरीक किया इस मामले के अंदर। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को हम कई मरतबा कह चुके हैं कि ये उनसे ही नहीं है, ये दीगर उलमा के बारे में भी, मशाइख के बारे में भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो साथी थे वो भी कह रहे थे कि साहब इन्होंने तो एक बयान ऐसा भी दिया है जिसके अंदर ये कह दिया कि उलमा कोई किरदार ही नहीं है पाकिस्तान बनाने के अंदर। तो सारे उलमा कहते साहब हमने और हमारे मशाइख थे, अब पीर माकी शरीफ के साहबजादे हमारे साथ मौजूद थे, क्या नाम है पीर अब्दुल खालिद साहब भरचूड़ी शरीफ मौजूद थे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने क्या नाम है कुर्बानियां दी इनके आबा अजदाद ने और तब पाकिस्तान बना है और कायद आज़म की हिमायत की है और कायद आज़म इनके पास चल कर आए थे इनके पास और इनकी हिमायत ली थी। अब उनके लिए इस किस्म के अल्फाज कह देना कि साहब इनकी तो कोई कारनामा नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं इनकी, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो है वो बाद दफा गैर मोहताज ज़बान इस्तेमाल करते। लेकिन मोहतरम अबुल खैर ज़ुबैर साहब, आप भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं और मैं भी थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। वो भी तो उनके लहजे में जो गिरज होती है, बात बात पर जो गुस्सा आता है उनको, और जो उनकी तलखी में शायद मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो जो रोहित हिलाल कमेटी की सबब भी एक मौजूद है। तो मुफ्ती साहब के भी तो आप बयान देखिए, मसलन वज़रा को कह देना कि ये फिसादी है, यानी सॉरी ये भी एक तरफा तौर बयान हुआ ना ये तो फिर। हाँ नहीं, मुफ्ती साहब ने बाद अपने गुस्सों की वजह से बहुत से मामला खराब भी किए हैं। तंजीमुल मदारिस के मामला भी इनकी गुस्से की वजह से खराब हुआ है। मैं कई मरतबा इनके पास गया तंजीमुल मदारिस के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन बहरहाल ये एक मकामात पर वो गुस्सा कर लेते हैं और सख्ती इख्तियार कर लेते हैं जिससे बहुत से मामला बिगड़ जाते हैं। ऐसे मामला के अंदर दोनों तरफ से सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे आखिरी एक कंक्लूडिंग सवाल करूं, हज़रत के पहले भी मुआहदे हुए हैं, ख़ासतौर पर जो नवंबर में मुआहदा हुआ था और कहा था अप्रैल में हुकूमत ने कि हम पार्लियामेंट में इसको ले जाएंगे, अमल दरामद नहीं हुआ, फिर ये कह रहे हैं। तो लगता है कि ये इसका भी सॉरी टू से हमारी तो ख्वाहिश है कि ये मुआहदा पर अमल दरामद हो और दोनों फरीक अपने अपने यानी जो उस जगह चले जाएँ जहाँ मौजूद थे। आपको क्या लगता है साहबजादा साहब? की वजह से हम गारंटियर नहीं बने, क्योंकि हमें पहला तजर्बा था। हम गारंटियर न होने के बावजूद हमने पता नहीं क्या क्या गालियां सुनी है और पता नहीं कितने कितने इल्जामात लगे हैं बेगैरती के और गद्दारी के और क्या नाम बिकने के और फरोशी के, दीन फरोशी के, पता नहीं क्या क्या हमें इल्जामात सहने पड़े। ये तो गारंटियर बने हैं। अब जरा देखिए, हम तो दुआई करेंगे कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सुरखुरू करें और दोनों अपने अपने मुतालबात को पूरा करें और अपने वादों पर दोनों कायम रहें, दोनों फरीक। वरना मुफ्ती साहब की तो उससे भी ज्यादा गद बनेगी जो हमारी गद बनाई है इन लोगों ने। शुक्रिया मोहतरम अबुल खैर ज़ुबैर साहब। और ज़रा सा एक वो कि आपको इल्म है कि पूरी इस वक्त इन मसाइल से ज़्यादा पूरी कौम को जो सख्त बुखार हुआ है क्रिकेट का। बहरहाल पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है। आज बड़ा कड़ा इम्तहान है दो हमारे पड़ोसी मुल्कों का, यानी अफ़गानिस्तान और भारत का। तो देखते हैं क्या वहाँ होने जा रहा है ब्रेक के बाद। जी हाँ, तो क्रिकेट का जुनून अपने उरूज पर है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि लोग बहरहाल महंगाई सह तो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करते हुए सड़कों पर नहीं आ रहे कि हर आदमी अपने घर में क्रिकेट देखने के लिए मुक़य्यद हो गया है। और एक अच्छी बात यह है, फ़ख्री बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने जीत का आगाज़ अपने सबसे बड़े रवायती दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर किया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। आज अफ़गानिस्तान, दो हमारे पड़ोसी मुल्क और हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अगर हिंदुस्तान जीत भी जाए तो उसके बाद बहुत इफ़ और बट हैं कि न्यूजीलैंड हारे और फिर उसके बाद कोई और हारे, तो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा जो सेटबैक होगा वो इंडिया को, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। लेकिन ज़रा ये पाकिस्तानियों को ख्याल रखना चाहिए कि उधर इंग्लैंड भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ ये होता है कि अगर जीत जाएं तो मिठाइयों की मिठाइयाँ बल्कि दुकानें तक लुट जाती हैं, गलों में हार इतने डालते हैं कि चेहरे नज़र नहीं आते
और फिर अगर कोई मैच हार जाएं तो लोग इन बेचारे पुअर खिलाड़ियों के घर जलाने से भी दरेग नहीं करते। तो स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिए कि गालिबन लगता यह है, मैं तो कर क्रिकेट का बस एक आम देखने वाला हूँ, इंग्लैंड और पाकिस्तानी के दरमियान फाइनल मैच होता नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।